Good evening, my dear students. I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. So, students, this is your CBSE sample paper for term 1 examination 2021-22. जैसे कि कल मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि CBSE ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है और यहाँ पे हम साइंस के सैम्पल पेपर का एनालिसिस करेंगे एज वेल एज पेपर को सॉल्व भी करने वाले हैं. ओके, फटाफट से इस पेपर को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हम पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किस तरीके का आपका पेपर रहने वाला है. सीबीएसई के सैंपल पेपर को बोर्ड का ब्लूप्रिंट माना जाता है, उसी पैटर्न में आपका पेपर डिजाइन किया जाता है. सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल टाइम 90 मिनट. 90 मिनट मतलब 1 आवर 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट आपको दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आप टर्म 1 में देने जा रहे हो पेपर. इसके बाद देखिए हमें कहा गया था कि 40 क्वेश्चंस आएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है. कैसे? यहाँ पे आपके पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन. 3 सेक्शन में डिवाइड किया है. सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोला है अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन. दैट मीन आपको चॉइस मिल रही है. 24 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई 4 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो. सेकेंड आपको बोला है कि सेक्शन बी में भी आपके 24 क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. दैट मीन किसी 4 क्वेश्चन को छोड़ने का आपके पास ऑप्शन है. सेक्शन सी में आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो. ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क. सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के रखे गए हैं. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इफ यू अटेम्प्ट एनी रॉन्ग क्वेश्चन, वहां पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी. अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो गाइज यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 24, 24 एंड 12. सो कितना हो गया? टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास कितने? 60. और इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? अटेम्प्ट करने हैं 20 + 20 + 10. दैट मीन 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं. बट हमें आइडिया मिला था कि हमें कितने करने हैं? 40 करने हैं. और अगर हम मैथ्स में देखेंगे ना, अगर आपने मैथ्स का सैंपल पेपर देख लिया हो तो वहां पे आपको एग्जैक्टली 40 क्वेश्चंस ही मिल रहे हैं. बट साइंस में क्या हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे या 40 क्वेश्चन आएंगे, ये सीबीएसई को क्लियर करना पड़ेगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि साइंस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन ही आएंगे. सो सीबीएसई जल्दी ही इस चीज को क्लियर कर देगा. ओके, चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, एक एक करके फटाफट से सेक्शन पे चलते हैं. और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. सारे सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट, क्लास 10 की स्पेशल प्रिपरेशन चलेगी, जीरो से हीरो सीरीज चलने वाली है जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस रिवाइज किया जाएगा विद इन फ्यू वीडियोस. आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं, सभी तरह के अपडेट दिए जाते हैं. तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, जिससे एग्जाम टाइप में आपको यहाँ वहाँ कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है. सो सेक्शन ए में देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है. और हाँ, एक चीज़ और मेरे को बतानी है कि सेक्शन ए में देखिए आपके किस टाइप के क्वेश्चन है. ये सिंपल आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं. सेक्शन बी में आपके जो अदर कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाते हैं वो सारे क्वेश्चन रखे गए हैं, जैसे असर्शन, रीजन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस. और सेक्शन सी जो है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए, केस स्टडी दी गई है, केस बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं वो दिए गए हैं. सेक्शन ए में आपसे बोल रखा है अ कंसिस्ट ए सेक्शन 24 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन. द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवेल्यूटेड. यानी सेक्शन ए देखिए आपके पास OMR शीट होगी, ये है आपकी OMR शीट, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेक्शन में कितने हैं? 24 क्वेश्चन है और इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 20 अटेम्प्ट करने हैं. बट कोई ज़्यादा होशियार बच्चा है, वो चाहता है कि उसका बड़ा मन कर रहा है, उछल रहा है कि नहीं मैं तो 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, नहीं मैं तो 22 अटेम्प्ट कर लूंगा. तो उसने सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया है कि बेटा जो पहले के 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, उसी के मार्क्स आपको दिए जाएंगे. उसके बाद के जो मार्क क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, सो अगर वो आपके गलत होते हैं, सही होते हैं, तो वो आपका जो है आपके रिजल्ट को मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे. जैसे कि 24 में से आपको 20 करने हैं, तो आप सोचो कि मैं सेक्शन ए से 22-23 कर लूँ तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. सीबीएसई चेक ही करेगा किसको? 20 क्वेश्चन को चेक करेगा. जो पहले 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे उन्हीं को वो इवोल्यूट करेगा. ओके, तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनने की ज़रूरत है, इतना टाइम भी नहीं होगा आपको. जितने क्वेश्चन बोले जा रहे हैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है, क्योंकि हमें अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट। सो देखिए यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगी कि जो जैसे ही हम किसी केमिकल का नाम पढ़ते हैं और आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता है, तो ये आपके लिए सिग्नल है कि भाई फॉर्मूलेज और सिंबल अभी तक याद नहीं है, तो थोड़ा सा याद कर लो, ब्रशअप कर लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है। रीमा टुक 5 ml लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आपको कमेंट में लिखना है। सॉल्यूशन इन अ बीकर एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करती है लेड नाइट्रेट में। सो सॉल्यूशन व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, यहाँ पे वो क्या ऑब्जर्व करेगी, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क के हैं। सो यहाँ पे बताइए मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिखने वाली हूँ, आपको ऑप्शन दे रखा है। द सॉल्यूशन टर्न्ड रेड, yellow precipitate was formed, white precipitate was formed, the reaction mixture become हॉट। सो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है बहुत फेमस केमिकल रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट वाली आपको रिएक्शन याद होगी, ठीक है। PbNO3, इसके बाद प्लस हमारा क्या होता है इसमें, ये जब पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करती है तो क्या बनता है, ये वाली रिएक्शन है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। आपकी ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें जब वो ऐड करेगी तो प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ कंटेंट दिखेगा, जैसे कि हम कहते हैं ना डस्ट पार्टिकल, जैसे कि कुछ नीचे रह गया है वाइट वाइट सा, तो जो प्रिसिपिटेट यहाँ पे कुछ बचा हुआ नजर आएगा ना, वो आपको येलो नजर आएगा। आपको याद होगा जब मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी प्रिसिपिटेट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, वहां पे इस रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया था केमिकल रिएक्शन का। सो प्रिसिपिटेट रिएक्शन में ध्यान कर लीजिए, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आइडेंटिफाई अ गैस ए ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अगेन चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन चैप्टर 1 केमिस्ट्री का आ गया। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि बबल ऑफ अ गैस, गैस की बबल्स निकल रही हैं, इसे हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब से एक कनेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, रॉड से, जहां से ये जो गैस है ना वो सीधा इस वाटर में आ जाएगी, और वाटर से जब गैस निकलेगी तो देखिए किस तरीके से गैस ऊपर निकल रही है, हमें नजर तो आएगी नहीं। तो इसको हम जब चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं कैंडल, और कैंडल को लाते ही जो गैस है वो बर्निंग विथ पॉप साउंड। इससे बड़ा हिंट क्या हो जाएगा, द गैस बर्निंग विथ पॉप साउंड। तो आइडेंटिफाई द गैस, कौन सी गैस होने वाली है बताइए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए तो मुझे लगता है ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, ये सारे बच्चे जानते हैं कि इसके लिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बर्निंग विथ पॉप साउंड, और इसका टेस्ट भी यही होता है एक्सपेरिमेंट का। दैट मीन एक्सपेरिमेंट को यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, एक्सपेरिमेंट को आपको लीव नहीं करना, एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को जरूर पढ़ना है, एक्टिविटीज को जरूर पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन पुट करेगा सीबीएसई। ये सीबीएसई का क्लियर साइन है कि एक्सपेरिमेंट्स को बार बार पढ़िए, एक्टिविटी को जो आप छोड़ देते हैं उसे बार बार पढ़िए, वहां से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन ये है आपका मेटल, मेटल को ऐड कर रहा है, वो बोल रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसके बाद मेटल सॉल्ट और गैस बनती है। तो अभी हमने रिसेंटली से वर्कशीट में पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, हमने क्या पढ़ा था कि भैया अगर हमारा जो मेटल है वो रिएक्ट करता है किससे, मेटल अगर रिएक्ट करता है एसिड से तो वो क्या बनाता है, मेटल का, मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और कौन सी गैस लिबरेट होती है ये भी हमने पढ़ा था। सो कौन सी गैस लिबरेट होती है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। और यहाँ पे आपको बोल रहा है, अब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, यहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट होंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है, देखिए मेटल और यहाँ पे गैस इवॉल्व, और आपसे बोल रहा है कि देखिए मेटल, कौन सा मेटल, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब मेटल प्लस HCl आपको करना है, ठीक है। गैस वही वाली निकलेगी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिस गैस का आप टेस्ट कर रहे हो ना, वही गैस निकलेगी, ठीक है। इतना हिंट दे दिया तो कमेंट में बता दो। अब देखिए कॉपर, यहाँ पे आपका क्या है, कॉपर, जब आप कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हो किसको, HCl को, तो गैस इवोल्यूशन होगा, यहाँ पे बोल रखा है यस। आयरन के साथ बोल रखा है यस, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक का बोल रखा है नो, और जिंक के साथ बोल रखा है यस। सो यू हैव टू फाइंड, क्या आपको ध्यान रखना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, थोड़ा सा ध्यान करिए, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करी थी हमने,
काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड, है ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजेड। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, और रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, कौन सा नहीं करता है। सो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा रिएक्ट करेगा, कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा। सो इसके लिए आपका थर्ड का क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा देखिए सेकेंड, ठीक है, एंड फोर्थ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ कहाँ पे है, डी में है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कॉपर के साथ मेटल को रिएक्ट करो तो गैस निकलेगी, तो भैया कॉपर तो हमारा सबसे लेस रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे गैस इवोल्यूशन नहीं होता है। और इसने क्या बोल रखा है, यस, दैट मीन ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद देखिए आयरन के साथ गैस इवोल्यूशन होगा तो ठीक है, आपकी रिएक्शन याद होगी Fe+HCl करते हैं ना, तो आपका क्या बनता है, आयरन का क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जिंक के साथ, तो जिंक के साथ यस, तो यहाँ पे ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। मैग्नीशियम के साथ इसने नो बोल दिया, बट मैग्नीशियम के साथ भी तो गैस इवोल्यूशन होता है। और कॉपर के साथ इसने यस बोल दिया, तो कॉपर के साथ तो होता नहीं है जी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आंसर जो होगा वो हमारे थर्ड के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ रहा है, लैंग्वेज में ना पूछ के इस तरीके से पूछ लेगा कि मेटल को एसिड में ऐड करते हैं तो गैस इवोल्यूशन होता है या नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा पूछने का वो तरीका जो है बदल रहा है। इसके बाद आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगेन आपका केमिस्ट्री चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी। सो आप इसको बी को करेक्ट कर लेंगे, और एक बार आप लोग चाहें तो देख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस करके मैंने आपको ABCD मेथड बताया था रिएक्शंस को बैलेंस करने का। सो यहाँ पे आपको पहले चेक करना पड़ेगा, और चाहे तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे H2O के पूरे के आगे हमारा 4 है, मतलब ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पे हमारा कितना है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना है, 4 2 जा 8, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और उसके आगे 4 है, और यहाँ पे भी कितना है 8। तो दैट मीन ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ना ये बैलेंस है। बाकी को आप देख लो, यहाँ पे तो बैलेंस किया ही नहीं है, ठीक है, बस इसके आगे 4 लगाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आयरन को बैलेंस किया है, बाकी चीज को बैलेंस नहीं किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी सही से बैलेंस नहीं है, तो ये तीनों आपकी गलत है। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना, हाउ टू बैलेंस रिएक्शन इन सेकेंड्स, तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देख ले, ABCD मेथड। तो यहाँ पे क्विकली आप रिएक्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पे तो बस आपको काउंट करके चेक करना है कि एग्जैक्टली बैलेंस है या नहीं है। सो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है द ग्राफ गिवन बिलो डिस्पिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस अल्कली सॉल्ट प्लस वाटर। जब हमारा एसिड प्लस बेस मिलता है, जिसको हम अल्कली भी बोलते हैं, तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, उसका इन्होंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंज एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन अल्कली। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि pH स्केल चेंज होता है व्हेन वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड, एसिड को आप ऐड करते हो अल्कली में, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ शो होता है। सो यहाँ पे बोल रहा है विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, जहाँ पे एसिड और सोल्ट प्रेजेंट होगा। तो ग्राफ के आपको अलग अलग एरो दिखा रखे हैं अलग अलग जगह पे, उसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको pH दिखा रहा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड दिखा रहा है, यहाँ पे pH रेंज दिखा रहा है। अब देखिए pH रेंज यहाँ पे देखिए 14, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए ये कहाँ पे क्या होगा, थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे, और यहाँ पे एसिडिक है, धीरे धीरे ये होके यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, जहाँ पे आपका सॉल्ट एंड एसिड दोनों प्रेजेंट होगा, तो ये डी वाला पार्ट होगा।
ठीक है, 7 से नीचे आ रहा है आपका एसिड भी प्रेजेंट होगा और सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, सो यहाँ पे कहाँ पे होगा, डी वाले पोर्शन पे होगा। ठीक है, ऊपर तो आप जाओगे तो पूरा वो क्या हो जाएगा, अल्कली हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा। आपसे बोल रहा है एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, सो ये हमारा डी पे होगा। तो डी आप लोग देख लो किस ऑप्शन में है, डी में है, सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है इन द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारी फेवरेट क्वेश्चन आ गई। इस क्वेश्चन को कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। कॉपर सल्फेट में जब आयरन डालते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, आयरन सल्फेट हमारा बना लेता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में ये हॉट क्वेश्चन रहता है हमेशा। विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्ट रिप्रेजेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूस एजेंट। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑप्शन ए बी सी डी। सो यहाँ पे देखिए बोल रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज का मतलब जिसके साथ आयरन ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए आयरन है और यहाँ पे आयरन में ऑक्सीजन यहाँ वाले सॉल्यूशन में हो रहा है, ऐड हो रहा है। और इसके बाद बोल रहे हैं रिड्यूस। सो रिड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो जहाँ पे ऑक्सीजन का एडअप हो रहा है तो वो एजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ सिमिलर होती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्स्थ के लिए हो जाएगा ए। ठीक है, यही वाला आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Fe जो आयरन है ये आपका सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट बोल दिया है। यहाँ पे कॉपर को बोल रहा है ऑक्सीडाइज, तो कॉपर को आप देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद यहाँ कॉपर सल्फेट बोल दिया, तो ये एग्जैक्टली आप ये ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7 में बोल रहा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड कैटेगराइज्ड। केमिकल रिएक्शन जब आपकी कॉपर प्लस ऑक्सीजन के बीच में होती है तो आपका क्या बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। ये किस तरह की रिएक्शन है। सो 7 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है किस तरह की रिएक्शन है भाई, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नो। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, नो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस, 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यस। तो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एंड द बेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो यहाँ पे आपको बोल रहा है पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस पूछ रहा है, ये कौन सा होगा। तो यहाँ पे दे रखा है HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपसे हाइड्रोजन बोल रहा है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मुलेज दे रखे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है 8 के लिए क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका होगा बी। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन होगा बी, जहां पे हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा आपका गिवन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ऑफ कार्बोनेट। पेरेंट एसिड किसका, कार्बोनेट का होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बेस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड एसिड। जब आप कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ठीक है, एसिड के अंदर जो हमारा वाटर का कंटेंट ऐड किया जाता है तो वो डाइल्यूशन होता है। उसमें हमने पढ़ा भी था कि हमेशा हमें क्या करना होता है, वाटर लेना होता है और वाटर के अंदर हम डिप डिप करके एसिड को डालते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग। तो ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमें क्या करना होता है एग्जैक्टली, हमें लेना होता है वाटर और वाटर के अंदर हम एसिड को डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके और उसे स्ट्रिंग करते रहना होता है जिससे कि वो बाहर स्प्लैश आउट ना हो और बर्न ना हो। सो 9 के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्टली होता है। ठीक है,
सो इसके लिए है बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। एसिड को वाटर में ऐड करना है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। वाटर को ठीक है, एसिड को वाटर में ऐड करना है, वाटर एसिड में नहीं ऐड करते, तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सो इसके लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 9th के लिए। 10th में बोला है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस करना क्यों जरूरी है। सो 10th के लिए बोला है टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये तो सिंपल सा है, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपका लाइफ प्रोसेस से। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल A, B, C, D. Select the option which give correct identification of the main function and its characteristic. मेन फंक्शन एंड करेक्टरिस्टिक बताना है। यहाँ पे आपको ABCD, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको बता रखा है, लंग्स बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहचानना है ये A क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में। ठीक है, ए बता रखा है, बी आपको यहाँ पे दिखा रखा है, सी दिखा रखा है, और ये आपको डी दिखा रखा है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है। सो इसके लिए बच्चे बहुत पूछते थे कि मैम डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, डायग्राम हमें करना ही नहीं है। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डायग्राम करना है या नहीं करना है, समझ में आई। डायग्राम वो ऐसे पूछेगा और उससे MCQ पूछ लेगा। तो यहाँ पे जो आपका 11 है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अल्वियोल थिन वॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, सो इसके लिए हमारा हो जाएगा सी, अल्वियोली थिन वॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, तो हमने अल्वियोल का पढ़ा भी था कि उसके अंदर ब्रोंकियाल्स होते हैं, बहुत सारी फिन कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, बहुत सारी। सो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 11th के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द ऑप्शन ऑफ इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम सिक्रेटेड बाय ABC। करेक्ट एंजाइम, यहाँ पे देखिए माउथ है, माउथ में यहाँ पे आपको एलिमेंट्री कैनाल दे रखा है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, फिर स्टमक दिखा रखा है, यहाँ पे कौन सा रिलीज होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे कौन सा। तो स्टमक में तो एक ही एंजाइम था, बहुत ही सिंपल, उसको आपको याद रखना है, एमाइलेज होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट वाला आपको एमाइलेज ढूंढना है। तो फर्स्ट पे देखिए लिपेज दे रखा है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। सो यहाँ पे आप इजीली, अगर आपको इतना याद है कि माउथ में एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज, तो आप एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्टमक में पेप्सिन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन हो गया। सो यहाँ पे 12 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 12 के लिए आपका बी हो जाएगा। अगर आपको एंजाइम याद है तो आप बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हो कौन सा एंजाइम कहाँ पे रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड ऑन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर किस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे बोल रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा पे, कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड स्टोमेटा पे, या वाटर कंट्रोल इन अ गार्ड सेल। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, वाटर कंट्रोल इन अ गार्ड सेल, 13 का। इसके बाद 14 क्वेश्चन अगेन आपका लाइफ प्रोसेस से आ गया। लाइफ प्रोसेस अकेला आपका 10 मार्क्स का है। द फिगर गिवन बिलो शो द स्कीमेटिक प्लान ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद लेबल। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ पे जो लेबल है उसका आपको फंक्शन बताना है। देखिए ये आपको मार्क किया हुआ है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि जो हार्ट की हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो यहाँ पे क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या दिखा रहा है, ये पल्मोनरी वेन दिखा रहा है, टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, या पल्मोनरी आर्टरी दिखा रहा है, या अरोटा दिखा रहा है, या वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट आर्टिकल। सो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है एग्जैक्टली। सो ये है इसका ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव टू डिस्कस 60 क्वेश्चंस। सो हमारा 14 के लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वेना कावा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन
अगेन आपका लाइव प्रोसेस से है। डायग्राम के क्वेश्चंस देखो कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, डायग्राम आपको अच्छे से करने। आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड द डायग्राम ऑफ हर्ट गिवन एरो इंडिकेट द करेक्ट। सो यहाँ पे क्या एरो इंडिकेट कर रहा है, क्या करेक्टली इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या कर रहा है ये, ब्लड ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को आपको बताना है 15 के लिए। सो यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स ऑक्सीजनेटेड एंड पंप इनटू वेरियस ऑर्गन्स, या फिर दिखा रहा है ब्लड ट्रांसफर टू राइट, या फिर ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स। सो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, कि ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स टू ऑक्सीजनेटेड एंड पम्प्ड इनटू वेरियस पार्ट्स, ठीक है, वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली पंप हो रहा है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजा जा रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 आपका क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने सारे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है मैच द लेबलिंग, रिफर द कॉलम एंड करेक्ट। उसका फंक्शन और क्या उसके सामने जो लिखा हुआ है, ये टेबल दी हुई है, इसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में देख रखा है कि जो फर्स्ट है उसका काम होता है द लेंथ, दिस डिपेंड ऑन द फूड, ठीक है। इसके बाद सेकंड में दे रखा है कि इनिशियल फेज ऑफ द, ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड क्या है, फर्स्ट ये आपको दिखाया जा रहा है, सेकंड दिस इज योर सेकंड, ये आपका थर्ड दिखाया जा रहा है और ये फोर्थ दिखाया जा रहा है और उसका फंक्शन बताया हुआ है। सो आप लोग को देखना है करेक्ट फंक्शन किसका आपको करेक्ट फंक्शन दिया है, किसका गलत दिया हुआ है। जैसे सेकंड में बोल रहा है इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, थर्ड में दिया है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज एंजाइम एक्शन। सो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है, और इसके बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है। सो इसके लिए अगर हम देखेंगे 16 के लिए, सो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बी, यानी फर्स्ट का जो है हमारा है वो क्या है, बी है, सेकंड के लिए सी है, थर्ड के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, डी होगा, और फोर्थ के लिए फंक्शन क्या होगा, ए। यानी जो फर्स्ट वाला है ये, इसका फंक्शन क्या है, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, माउथ में हो जाता है। इसके बाद सेकंड के लिए सी, सेकंड के लिए कौन सा होगा, सी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज। इसके बाद थर्ड के लिए डी, इसके लिए हमारा क्या होगा, डी, ठीक है, साइट ऑफ जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, और फोर्थ के लिए होगा ए, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड। ओके, सो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फॉर 16। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड टू डेंटिस्ट एग्जामिन द स्मॉल कैविटी इन पेशेंट। ये तो बिना कुछ सोचे ही 17 का आंसर आप लोग डायरेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में हमने पढ़ा था कि डेंटिस्ट के पास कौन सा होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आप डायरेक्ट आंसर कर लेते हो। चैप्टर 10 से आ गया, विच डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस से बोल रहा है विच डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्क्रीन। कन्वर्जिंग लेंस आपको बताना है, कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ध्यान है ना आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको दिखा रहा है ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका कन्वर्जिंग के लिए सही होगा 18 के लिए। सो यहाँ पे आप अगर आंसर देखोगे, सो यहाँ पे जो हमारा सही है वो है सी, ये वाला डायग्राम। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इमेज, और ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी फोकल लेंथ है। सो इन चारों डायग्राम में हमारा कौन सा सही होगा, सी सही होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ओके, सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन 19, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपको डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैन मेक अ पैरेलल बीम,
कौन सा आप यूज करोगे मेक अ पैरेलल बीम लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इंसिडेंट, जब उस पे पॉइंट सोर्स लाइट इंसिडेंट होती है, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। तो और इसके लिए तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमें करेक्ट मिल गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है एक जैसे होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस हमारे एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन करने हैं आपको एक सेक्शन से। कंसिडर दीज इंडिकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टू एयर and water 1.33 based on the refractive index of three material. Arrange the speed of light through decreasing order. स्पीड ऑफ लाइट को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए ऑप्शन सी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे हाई स्पीड। तो वैक्यूम या एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देन वाटर में होगी, और देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा होती है एयर में, इसके बाद होती है हमारी लिक्विड्स में, और इसके बाद होती है हमारी सॉलिड में लाइट की स्पीड। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 21 में हमसे बोला हुआ है, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट ऑन द सेम एंगल, सेम एंगल पे अगर इंसिडेंट हो रेड लाइट और कौन सी बोली है, वॉयलेट लाइट, ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपको प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट ध्यान करना है, R and V रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। सो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट होगा। सो यहाँ पे बोल रखा है कि R इक्वल टू V, या फिर R इज ग्रेटर देन V, R इक्वल टू 1/V, या R इज लेस देन V। सो D इसके लिए हमारा करेक्ट होगा कि R इज लेस देन V। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी R एंड V, ठीक है, सरफेस प्रिज्म फ्रॉम मीडियम ऑफ एयर प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। यहाँ पे हमें इमेज बना के दिखा रखी है और बोला है एग्जामिन अबव ऑफ द फिगर स्टेट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ द फिगर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे ग्राफ पे आपको ये दिखाया हुआ है कि ये कॉनकेव मिरर है और हर एक बॉक्स आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी है और बोला है कि कौन सा आपका सही होगा 22 में। ठीक है, सो यहाँ पे बोला द मिरर हैज़ फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर और प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +1। द मिरर हैज़ फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर, या मिरर हैज़, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग देखेंगे और इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 22 के लिए वो होगा बी, द मिरर हैज़ फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर। इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, -3, एंड प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन -1 होगा। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन बॉक्स आ रहे हैं यहाँ तक और एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो ये टोटल कितने हो गए 3 सेंटीमीटर। कॉनकेव है इसलिए इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। सो इसका हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा -3 और -1 फॉर क्वेश्चन नंबर 22। देन क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोल रहा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट O ऑन द हेमिस्फीयर ग्लास स्लैब। हेमिस्फीयर ग्लास स्लैब में बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एयर ऑफ ग्लास एट पॉइंट B, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट पॉइंट B पे कितना होगा। सो इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, यहाँ पे आपको ग्लास है, यहाँ पे एयर है, जब भी एयर में यहाँ पे एंटर करेगा तो स्पीड चेंज होगी थोड़ा सा, इसके बाद फिर बाहर निकल रहा है, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लेन के साथ यहाँ पे भी अगर आप लाइन खींचोगे तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन और यहाँ पे इमर्जन एंगल बनेगा। सो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा 23 के लिए, एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी यहाँ पे होगा 0 डिग्री, ठीक है, बी पॉइंट पे हमारा 0 डिग्री होगा। एट पॉइंट ओ, सॉरी,
एट पॉइंट ओ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये वाला पॉइंट, ये आपका P है, ये Q है, ये O है, यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है 0 डिग्री होगा यहाँ पे B 23 के लिए। इसके बाद 24 में बोल रहा है हमारा, ये भी लाइट का क्वेश्चन है। अ प्रिज्म ABC विद BC एज बेस इज प्लेस्ड इन अ डिफरेंट orientation at narrow beam of white light is incident on the prism shown below figure. Which of the following diagram after dispersion कलर क्या कलर चेंज होगा, कैसे आपका नज़र आएगा, ये डिफरेंट प्रिज्म को अरेंज किया गया है। सो हमें पता है कि एक ये प्रिज्म होता है, ठीक है। इसमें से जब हम वाइट लाइट डालते हैं तो स्प्लिट होता है ये 7 कलर्स में, जिसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स में। और अगर हम यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म रख दें तो ये एंटर करेगा और वापस से ये वाइट लाइट में निकलता है। सो यहाँ पे देखिए आपको क्या अरेंज कर रखा है, इस तरीके से रखा है, मतलब ये 7 कलर में स्प्लिट होगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से जब निकलेगा तो वाइट लाइट में निकलेगा, वाइट लाइट में निकलेगा। अब यहाँ पे रोटेट करके रखा है, अब यहाँ पे जाएगा, देन क्या होगा, और फिर जब निकलेगा इसमें से तो देन क्या होगा। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो थर्ड कलर होता है विबग्योर को आपको याद रखना है, ठीक है, विबग्योर को आपको याद कर लेना है। फ्रॉम टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्डिंग टू द कलर ऑफ द स्काई। सो यहाँ पे आपका जो 24 है इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी सेकेंड वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपके 24 क्वेश्चन सेक्शन 1 के खत्म होते हैं। अब सेक्शन 2 देख लेते हैं। सेक्शन बी आ चुका है, सेक्शन बी में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको 24 क्वेश्चन है और यहाँ से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको बोल रखा है जब लाइम स्टोन को हम हीट करते हैं तो एक्स सब्सटेंस बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और इस एक्स सब्सटेंस को, इस एक्स को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे स्लेक्ड लाइम बोलता है, ठीक है। सो अगर आपको रिएक्शन याद है, क्विक लाइम किसे बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम किसे बोलते हैं, आप बहुत ही इजीली बता सकते हो। लाइम स्टोन जी क्या होता है, लाइम स्टोन हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एक्स यहाँ पे क्या बनेगा, जब इसे हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो होता है वो क्विक लाइम होता है। और क्विक लाइम को जब आप वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम बनेगा, जो कि होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये आपने पूरा रिएक्शन देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बोल रखा है कि देखिए ए और बी आपको बता रखा है कि 2 स्टेप हो रहे हैं। एक बार तो लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सब्सटेंस बन रहा है। सो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है 2 रिएक्शन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में बोला है कि ये एक्सोथर्मिक होगी और सेकंड एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट हमारी निकलती है। इसके बाद बी बोल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है बट ये नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है 25 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, 25 के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जो फर्स्ट है वो हमारा एंडोथर्मिक है, जब हम हीट कर रहे हैं। उसके बाद जब वाटर ऐड करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, ये वाली CaO प्लस वाटर, ठीक है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारा स्लेक्ड लाइम CaOH2 बनाता है, स्लेक लाइम बनाता है और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो ये वाली हमारी जो रिएक्शन होती है ये हमारी एक्सोथर्मिक होगी। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 26, इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ई हाईएस्ट। हाइड्रोजन आयन किस ईयर सबसे ज़्यादा था, 26 का। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 2002, 2008, 2011। सो इसको हम मैप को देख लेंगे, ये दे रखा है 2001, 2002, ठीक है, ये आपको मैप दे रखा है, ईयर दे रखा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिए, मैप दे रखा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे था। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे, देखो ये है ना 2002 में, ईयर कौन सा है, 2002 है।
और 2002 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2002 आपको ए में दे रखा है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 27 में, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। 27 में यहाँ पे आपको बोल रहा है, देखिए आपको रिएक्शन दिखा रखी है, किसके बीच में रिएक्शन बोल रहा है, अगेन रिपीट, द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस एसिड है, ठीक है, वो भी डाइल्यूट हमारा एसिड है, मेटल प्लस एसिड है। यहाँ पे आपको दिखा रखा है डायग्राम में, यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक और HCl, ठीक है जी, जिंक और HCl रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका दिखा रखा है मैग्नीशियम है, और यहाँ पे आपका दिखा रखा है आयरन है, और यहाँ पे आपको दिखा रखा है कॉपर है। ठीक है जी, समझ गए, रिएक्टिविटी सीरीज याद आ गई, कौन सा रिएक्ट करेगा कौन सा नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो सारी थ्योरी याद होनी चाहिए। तो 27 यहाँ पे बोल रहा है Mg इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl। बी में Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस H2 गैस। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 27 में, बी, Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। ठीक है, सी में बोल रखा है कि N2 रिलीज करेगा CO2। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ओके, सो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसके बाद 28 को देख लेते हैं। 28 में आपको बोल रहा है द टेबल गिवन शो इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस ABCD। सब्सटेंस हमारे दे रखे हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका दे रखा है, सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखा है, लिक्विड एक्वस दे रखा है। ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ सब्सटेंस है जिसका 295 होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सॉलिड में बात करें तो गुड होता है, लिक्विड में क्या होता है, गुड होता है। यहाँ पे हमारा सॉलिड पे कंडक्टिविटी पुअर होता है और लिक्विड में गुड होता है, और हमारा मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। तो यहाँ पे आपको 4 सब्सटेंस दे रखा है। आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस। आयनिक कंपाउंड आपको बताना है 28 में। सो आयनिक कंपाउंड यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, सो दिस इज आपका होगा बी। ठीक है, यानी बी और सी, आयनिक कंपाउंड आपको बताना है बी। कैसे, तो देखिए जो आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड होगा ये और ये, जो आयनिक कंपाउंड होगा मेल्टिंग पॉइंट हमें देखिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। इसके बाद सॉलिड पे हमारा जो है इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पुअर होगी और लिक्विड एक्वस पे गुड होगी, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, मतलब जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसकी कंडक्टिविटी पुअर होगी, और जब वो एक्वस होगा यानी आप उसका सॉल्यूशन बना लोगे तो कंडक्टिविटी गुड होगी। सो बी और सी, तो बी और सी आपका कहाँ पे ऑप्शन है, बी है। 29 में क्वेश्चन में बोला है विनय ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड बट इट स्क्रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो। कहीं करी का दाग लग गया और जब उस पर सोप स्क्रब किया जाता है तो येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज washed with plenty of water वे might be reason of its observation। ओके, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, वहाँ पे इस टॉपिक को कवर किया था। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है। सो 29 के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता रखा है सोप इज एसिडिक इन नेचर, सोप इज बेसिक इन नेचर, टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश। सो 29 के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड। सेकंड हमें क्या बोल रहा है, सोप हमारा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, एंड थर्ड टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश टिंग बेस। ओके, सो 29 के लिए हमारा आंसर क्या है, बी है फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड वी बल्ब ग्लो। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए किस सेटअप में बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे आपको सेटअप लगा के दिखा रखा है। यहाँ पे हमने नेल ले रखी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रबर का क्रॉक ले रखा है, बीकर ले रखा है, ऊपर स्विच है, बल्ब कनेक्ट है।
ठीक है। तो यहाँ पे किस केस में जलेगा, बल्ब ग्लो होगा। यहाँ पे देखिए नीचे रबर कोक है, नेल है, बीकर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बीकर, अल्कोहल इन वाटर, अलग अलग सॉल्यूशन आपको बता रखे हैं, लाइम वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइम वाटर, अब आपको लाइम वाटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। अल्कोहल इन वाटर ले रखा है, शुगर सॉल्यूशन ले रखा है एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन ले रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 30 में बताइए किसमें आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। सो 30 के लिए हमारा हो जाएगा, एक तो इसमें ग्लो करेगा, ठीक है, और हमारा ग्लो करेगा HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसमें ग्लो करेगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में ग्लो करेगा। सो फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ पे है, बी में है। सो 30 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब आपका लाइम वाटर होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो इस सेटअप में बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 to 35 consist of टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, अब आपके फेवरेट क्वेश्चंस आ चुके हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। अगर आपका बोथ ए एंड आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है तब आप ए चुनेंगे। अगर आपका ए और आर सही है पर आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता देन यू गो विद बी। अगर आपका असर्शन सही है रीजन गलत है तो आप सी चुनेंगे। एंड अगर आपका असर्शन ही फॉल्स है रीजन ट्रू है तो आप डी चुनेंगे। ओके, सो 31 क्वेश्चन का आपको असर्शन एंड रीजन टाइप 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो 31, फ्रेश मिल्क in which baking soda is added to take longer time to set as curd, और रीजन बोल रखा है बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू ब्लो इट। सो 31 का आपका क्या होगा, 31 ए इज ट्रू, ठीक है, ये तो सही है बट रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स लॉन्गर टाइम, ठीक है, बेकिंग सोडा डिक्रीज पीएच। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, बेकिंग सोडा पीएच को डिक्रीज करेगा, देखिए क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, बेस इन नेचर होता है। सो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सो 31, इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फॉर 31, ठीक है। इसके बाद 32 पे चलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नो। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, तो ये सही है। तो यहाँ पे अगर आपका असर्शन ही फॉल्स हो जाता है और रीजन सही होता है तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 32 के लिए हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे जाते हैं। 33 पे हमें बोल रहा है resins and gums are stored in old xylem tissue in plants। रीजन बोल रहा है resins and gums facilitate transport of water molecule, ठीक है। सो 33 का अगेन हमारा ये सही ये गलत, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा 34 में बोल रहा है स्काई अपीयर ब्लू इन डे टाइम। स्काई जो होता है डे टाइम में ब्लू होता है, ठीक है, 34 में। सो ये सही है। इसके बाद बोल रहा है कि वाइट लाइट इज कंपोज्ड इन 7 कलर, ये भी सही है लेकिन आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दोनों सही हैं बस एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम किसे चुनते हैं, बी को चुनते हैं। सो 34 के लिए हो जाएगा बी। इसके बाद 35 में हमें बोल रहा है The table given below show the reaction of element with acid and base to involve hydrogen gas। ओके, सो यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है आपको ABCD, यहाँ पे एसिड और बेस दे रखा है, ठीक है। Which of these element form एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर आपको डेफिनेशन याद है सो आप इसका सही आंसर बता सकते हो। सो 35 के लिए आपका क्या होगा, बी होगा। क्यों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते ही वो हैं जो हमारे एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 35 के लिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा बी और डी, तो यहाँ पे बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इसके बाद 36
36 क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासिंग थ्रू द बॉडी, बॉडी से एक बार पास होने में। सो ये यहाँ पे 36 का आपके लिए कौन सा होगा? 36 के लिए बोल रहा है रैबिट, पैरट, टर्टल, शक, डॉग फिश, साइनी रे। सो इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 36 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद कम टू 37 में बोल रहा है विच इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल अराउंड वॉल्स, ब्लड वेसल के अराउंड जो वॉल्स होती है अल्वियोल एंड द ग्लोमेरुल्स ऑफ नेफ्रॉन। सो यहाँ पे विच इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क, एक्सटेंसिव नेटवर्क में यहाँ पे क्या चीज़ होता है 37 में? सो यहाँ पे सबसे पहले थिन वॉल्ड कैपिलरी, दोनों में ही बहुत ही फाइन कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है और जिसमें सप्लाई होता है ब्लड। सो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 37 के लिए। 38 के लिए देख लेते हैं। 38 के लिए बोल रहा है प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड द प्लांट्स ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए प्लांट्स क्या फॉलो नहीं करते हैं? सो बोल रहा है दे कैन रिड ऑफ एक्सक्रीज वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ये तो होता है। दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स, टॉक्सिक्स को वो लीव से सेपरेट कर पाते हैं। बी, तो क्या चीज़ नहीं होता है? ये चीज़ तो नहीं होता है। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द रेजिन एंड गम, ये होता है। द एक्सक्रीट वॉश सब्सटेंट इनटू सॉइल, ये भी होता है। सो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं होता है? नॉट पूछा है। सो 38 के लिए आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 के लिए बी हो जाएगा। ठीक है। 39 में बोल रहा है इफ द पावर ऑफ लेंस इज -4.0 डायप्टर देन इट मीन्स दैट लेंस इज, देखिए पावर की यूनिट होती है और हमारा पावर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ होता है ना। इस तरीके से हम लेंस का पावर कैलकुलेट करते हैं। सो 39 में आपसे पूछ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 मीटर या कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ +50 कॉनकेव। सो यहाँ पे हमारा 39 का क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे कर लोगे ना, पावर हमारी होती है 1/4 फोकल लेंथ और यहाँ पे आपको पावर दे रखी है। ठीक है, पावर दे रखी है 4 डायप्टर। सो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ये 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए 39 के लिए सी यानी -25 सेंटीमीटर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनको आपको करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर पे ये आपका कन्वर्स होता है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस टू साइज इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें जो इक्वल साइज होगा? तो आपको याद होना चाहिए कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सी पे रखते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली हमारा, आपको लेंस याद होना चाहिए, मिरर याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो हमारा सेम साइज का बनता है। सो यहाँ पे 40 क्वेश्चन में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें आपको 30 सेंटीमीटर एफ जो आपको दे रखा है, एफ दे रखा है वो कितना है? -15। ठीक है, और सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ सी मेक्स सेम साइज। सो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, तो ए दैट मीन 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के 30 सेंटीमीटर अगर हम सामने रखेंगे तो एग्जैक्टली सेम साइज बनेगा। तो 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद 41 में बोल रहा है इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब, फूड को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करके फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। सो 41 का आपका क्या होगा? तो इसके लिए आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एमसीक्यू का करवाया गया था, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ये क्वेश्चन मैंने जो आपको बेस्ट लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यू दिए थे उसमें भी ये था, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो 41 के लिए आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद आपका 42 में बोल रहा है इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट लॉन्चिंग एट ऑल, व्हाट वाज इट्स ऑन यूरिन फॉर्मेशन।
ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है इन अ पर्सन ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शन। ट्यूब्यूल पार्ट जो होता है, ट्यूब्यूल पार्ट का कौन सा होता है इस तरीके से नेफ्रॉन का, ठीक है, तो जहाँ पे सारे हमारे एसिड्स दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं। सो अगर ये फंक्शन नहीं करता तो क्या होता है। सो 42 के लिए आपका 42 के लिए क्या हो जाएगा, डी, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, ठीक है, डी, ठीक है, डाइल्यूटेड हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा था यूरिन विद नॉट फॉर्म, यहाँ पे बोल रहा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज अनअफेक्टेड। सो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आपका यूरिन फॉर्मेशन में कैसे होता है, उसके बाद आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रिमूव किया जाता है, फिर यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, मोर डाइल्यूटेड। सो डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 के लिए। 43 के लिए देख लेते हैं। 43 के लिए, इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय द लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस ऑफ इमेज इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस शुड बी कैंडल। इफ द रियल इमेज, आपसे बोल रहा है इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और किससे बनेगी, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस की बात कर रहा है, रियल इमेज। जैसे ही वो बोले मिरर या लेंस, तो आपको टेबल याद आना चाहिए कि कॉनकेव के लिए 6 केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स के लिए 2 केसेस होते हैं। लेंस के लिए बोल रहा है तो उसका रिवर्स आपको याद आ जाना चाहिए। और इसके बाद आपको बोल रहा है रियल इमेज, तो 43 में आपको ऑप्शन दे रहा है, तो कहाँ पे बनेगा जी 43 में। सो 43 के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 80/3 सेंटीमीटर। कैसे आएगा माइनस का 80/3, यहाँ पे देखिए हमारा जो m है वो है -3, v है, ठीक है, वो है आपका कितना 80 सेंटीमीटर, और m हमारा क्या होता है, v/u होता है, लेंस है इसलिए पॉजिटिव होगा। जब मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन होता है, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे होगा -3, क्योंकि m हमें गिवन है, और इक्वल टू 80/u, इक्वल टू 80/u, ठीक है। सो u इक्वल टू माइनस का 80/3, इसको हम इधर ले आएंगे तो u इक्वल टू 80/3, वो भी माइनस का। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80/3 माइनस का 43। सो 43 के लिए हमारा हो गया 80/3 एंड माइनस का डी ऑप्शन, ठीक है, माइनस का 80/3। कैसे आया समझ में आ गया, यूवी का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जस्ट लगाया है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इसके बाद 44 में आपका ऑप्शन क्या होने वाला है। 44 में बोल रखा है कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेस हो रहा है। विच लुकिंग ऑफ द अबव डायग्राम नलिनी कंक्लूड द फॉलोइंग, नलिनी ने कंक्लूड किया। सो यहाँ पे क्या होगा, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल होगी। द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ, यहाँ पे बोल रहा था इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, दिस इज कॉनकेव मिरर, हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर आप फाइंड करोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में, ठीक है। सो 44 में हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फोर्थ सही है, ठीक है, थर्ड सही है, और सेकंड सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन दी है वो सही है, तो दैट मीन ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 44 के लिए, ठीक है। जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है फर्स्ट स्टेटमेंट के अलावा बाकी स्टेटमेंट सही है। द बोल रहा है इमेज ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल 1, वर्चुअल तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, सी है। तो ये आपके 44 क्वेश्चंस थे। अब आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। 45 क्वेश्चन नहीं, 48 तक आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर केस बेस स्टार्ट होंगे। तो 45 में आपको दे रखा है मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, और यहाँ पे आपको ये इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि देखिए एक बार यहाँ पे लाइट एंटर हो रही है, फिर यहाँ पे एंटर हो रही है, फर्स्ट मीडियम ये मान लीजिए एयर है, फिर यहाँ पे एंटर हो रही है, फिर थर्ड मीडियम में, और फिर वापस 4 मीडियम में। अब आपको बोल रहा है इन द अबव डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू द डिफरेंट मीडिया, इट इज़ नोटेड दैट एंगल 1 = 3 = 4 एंड 2 = 1, विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी करेक्ट। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो बोल रहा है मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 2, यहाँ पे बोल रहा है मीडियम 2 इज फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग,
डी इज करेक्ट. ओके, यानी मीडियम फर्स्ट एंड थर्ड आर इसेंशियली द सेम मीडियम बट मीडियम 2 इज डेंसर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने हमें बता रखा है कि एंगल फर्स्ट, एंगल थर्ड, एंगल 4 बराबर होगा और 2 बट 2 इज लेस देन एंगल 1. सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए. 46 के लिए देख लेते हैं. 46 के लिए बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.65 दैट अल्कोहल 1.36 with respect to air. What is the refractive index of flint glass with respect to alcohol? सो यहाँ पे हमारा 46 के लिए क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 46 के लिए आपका हो जाएगा बी 1.21. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे हम वो देख लो आप. तो यहाँ पे हो जाएगा 1.65 अपॉन में 1.36. जो इसने हमें पूछा है कि किसके रिस्पेक्ट में क्या हमें निकालना है, देन यू गेट 1.21. सो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको आप डिवाइड करके जब सॉल्व करके देखोगे तो 1.21 आएगा. सो इसके लिए आपका जो बी है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन. इसके बाद 47 हमें देखना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पे आपको इमेज दिखा रखी है डायग्राम की. लेंस आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. लाइट यहाँ पे फॉल्स हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, यहाँ पे जा रही है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी देख लेते हैं. द अबव लेंस इज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट 2 mm इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज. इमेज की लेंथ फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 47 में. तो 47 में लेंथ फाइंड करनी है तो इसका ऑप्शन जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आएगा सी, यानी कि 4 mm. ठीक है, सी. यहाँ पे आपको एक हाइट दी है, दूसरी हाइट आपको निकालनी है. सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. और यहाँ पे 1/v आपको निकालना है. सो आप यहाँ से क्या कर लोगे, 1/v को आपको कैलकुलेट करना है तो 1/10 माइनस 1/5 हो जाएगा. इसको जो आप कैलकुलेट करोगे सो यू फाइंड v इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर. और जब v निकल जाएगा तो आप मैग्नीफिकेशन निकालोगे. कैसे? मैग्नीफिकेशन का हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है. मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, एक तो हमारे पास होता है h2/h1 इक्वल्स टू v/u. सो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे h2 की, h2 अपॉन में 0.2 क्योंकि mm में दे रखा है, इक्वल टू माइनस का 10/-5 क्योंकि जब आप v निकालोगे तो वो निकल जाएगा. और इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 mm. mm में पूछा है तो आप mm में आंसर करोगे. सो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है, वो आपका बन रहा है सी. ठीक है, समझ में आ गया. इसे आप सॉल्व करके देख लेंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48. सो 48 क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है 48. तो 48 में आपसे बोल रहा है अ केबल मैन्युफैक्चरर यूनिट टेस्टिंग फ्यू एलिमेंट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टीज दे रखी है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट. और यहाँ पे WX/YZ दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है मेलिएबल जो सब्सटेंस है वो मेलिएबल है. ठीक है, इसके अलावा जो Y सब्सटेंस है वो मेलिएबल नहीं है, X नहीं है. और डक्टिलिटी, W सब्सटेंस हमारा जो है वो डक्टाइल है, ये हमारा डक्टाइल भी नहीं है. मतलब ये ना मेलिएबल है ना डक्टाइल है, ये भी ना मेलिएबल है ना डक्टाइल है. इसके बाद यहाँ पे सब्सटेंस दे रखा है, देखिए यहाँ पे मेलिएबल, डक्टाइल, ये तो आपका जाहिर सी बात है मेटल होगा. ठीक है, यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है. और आपसे बोल रहा है विच ऑफ एबव एलिमेंट वर डिस्कार्ड फॉर यूजेस ऑफ बाय द कंपनी. किस चीज़ को कंपनी डिस्कार्ज करेगी यूज़ करने के लिए. कौन सी कंपनी है, केबल मैन्युफैक्चरिंग. जब वो केबल मैन्युफैक्चर कर रही है, केबल बना रही है, तो भाई क्या होना चाहिए, मेलिएबल होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तभी तो वो केबल बनाएगा. और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए. सो यहाँ पे कौन से सब्सटेंस को 48 में वो यूज़ करेगा. तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है
एक्स को यूज़ करेगा, वाई को, जेड को, किसको यूज़ करेगा? सो देखिए, एक तो हमारा सब्सटेंस है विच ऑफ एवर एलिमेंट वर डिस्कार्ड फॉर द यूजेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, यूज़ नहीं करेगा, डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। किसको नहीं यूज़ करेगा? तो किसको नहीं यूज़ करेगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो होगा आपका ये बी हो जाएगा, एक्स वाई जेड को नहीं यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो ना मेलिएबल है, डक्टाइल, आप तार बना ही नहीं पाओगे, तो क्यों यूज़ करोगे? ना तो वाई से आप तार बना सकते हो, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट नहीं करेगा, तो आप क्यों यूज़ करोगे भाई इसको? तो यहाँ पे हमारा कौन सा, अगर बोलता कि आप कौन सा यूज़ करोगे, तो हम डब्लू को यूज़ करेंगे। मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, केबल कंपनी के लिए यही चीज़ चाहिए। तो और नहीं यूज़ करेगा तो एक्स वाई जेड को नहीं यूज़ करेगा, दैट मीन ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है सेक्शन सी, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। सी में हमारे केस स्टडी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। सो देखिए आपका केस दे रखा है द सॉल्ट स्टोरी। सॉल्ट स्टोरी एक स्टोरी दे रखी है फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021। द सॉल्ट पेन इन मरक्कम, अ पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम Chennai, are the third largest producer of salt in Tamil Nadu. Okay, separation of salt from water is a laborious process, and the salt obtained used to raw material for manufacture various sodium compounds. All right, one such compound is sodium hydrogen carbonate used in baking अस एंटासिड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। यहाँ पे यूज़ बता दिया, कब से स्टार्ट हो ये बता दिया। द टेबल शोज द वेरियस कंपाउंड obtain when 1 liter of sea water is evaporated। जब 1 लीटर सी वाटर इवेपोरेट होता है तो क्या क्या सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ पे कंपाउंड दिया है, यहाँ फॉर्मूला दिया है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 1 लीटर में सोडियम क्लोराइड आपका 28 ग्राम है। ओके, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो ये टोटल आपको डाटा दे रखा है केस बेस में। अब इसके अकॉर्डिंग ये आपसे क्वेश्चन पुट करेगा 49 क्वेश्चन। सो 49 का आपका क्वेश्चन है विच कंपाउंड इन अ टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। सो 49 के लिए सिंपल सा ऑप्शन है सी। कभी भी अगर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कंपाउंड रिएक्ट टू एसिड, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस देगा? CO2। कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो CO2 गैस लिबरेट होती है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 50 हाउ मैनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर मैग्नीशियम सल्फेट जब होगा तो कितना ज़्यादा लेफ्ट होगा 50 क्वेश्चन का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, 18 ग्राम। यहाँ पे आप लोग टेबल को देख सकते हैं कितना आपका इवेपोरेट होगा, कितना बचेगा। सो इसके क्वेश्चंस के हम फटाफट से आंसर कर लेंगे। 50 के लिए आपका हो जाएगा सी, 50 के लिए ऑप्शन सी। इसके बाद 51 में बोल रहा है व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 51 के लिए हो जाएगा ब्रिन, ठीक है, इसके हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्रिन बोलते हैं। 51 ए। 52 में बोल रहा है व्हाट इज द pH ऑफ द एसिड विच इज यूज टू फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए कितना pH चाहिए होता है, तो बिटवीन 1 to 3 एसिडिक, ठीक है, तो ए हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद सेकंड केस दे रखा है द फिगर शो बिलो रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग एक्टिविटी टू हेल्दी प्लांट्स kept in 72 hours. After 72 hours, KOH is kept in watch glass setup X and not in Y. These setup are light. ओके, सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको किया गया है कि दोनों को आपको क्या किया गया है, इतने टाइम्स तक रखा गया है। इसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की गई है, इसकी प्लेट में KOH रखा गया है, यहाँ पे नहीं रखा गया है। देन इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो 53
क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज यूज टू प्रूव इसेंशियली ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे किस रिक्वायरमेंट को वो दिखा रहा है 53 में। सो यहाँ पे दिखा रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 53 में, ठीक है। 54 में आपसे बोल रहा है द फंक्शन ऑफ KOH इज एब्जॉर्ब। KOH यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब कर लेगा 54 में। सो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इसके लिए 54 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसके बाद 55 में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द आयोडीन टेस्ट परफॉर्म, ठीक है, X एंड Y। सो यहाँ पे आपको चारों स्टेटमेंट पढ़नी है। 55 में हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट Y, ठीक है यहाँ पे, एंड नो चेंज इन कलर ऑफ प्लांट X में कोई चेंज नहीं आएगा, इस यहाँ पे लीफ का कलर चेंज आएगा। सो 55 का आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसके बाद 56 में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग सेटअप कैन बी फॉलोड मेकिंग द एपरेटस एयर लाइट। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है प्लेसिंग द प्लांट यूजिंग अ सक्शन पम्प, अप्लाइंग द बटन, क्रिएटिंग वैक्यूम। सो 56 के लिए आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। सो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, ठीक है। 56 के लिए हमारा हो जाएगा C। इसके बाद एक और केस स्टडी आपको दे रखी है, 3 केस स्टडी हैं। यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है Noor, a young student, was trying to demonstrate some property of light to her project where she kept X inside the box as shown in figure and will help pointer image through the holes on the side of the box. Okay, डायग्राम देख के आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ये किसी एक्सपेरिमेंट को दिखाना चाहती हैं, ठीक है। ये आपका X है, यहाँ पे ये लाइट एंटर हुए और एग्जिट हुए दिखाना चाहती हैं। तो यहाँ पे आप लोग को फटाफट से क्वेश्चन करने हैं। 57 व्हाट वुड बी X दैट शी प्लेस इनसाइड द बॉक्स मेक द रे बिहेव एज शोन। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा 57 के लिए, 57 के लिए होगा अ कन्वर्जिंग लेंस, अ पैरेलल स्लाइड ग्लास ब्लॉक, अ प्लेन मिरर, अ ट्रायंगुलर। सो ये आपका ग्लास स्लैब है, क्लियरली आपको नजर आ रहा है, B आपका आंसर होगा। इसके बाद 58 में बोल रखा है सी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ रेज वुड बी 48.6 डिग्री। शी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स X inside the box 1.5. what will be the approximate angle of refraction? So angle of refraction कितना होगा, 58 कितना होगा, 58 होगा हमारा C, दैट मीन 30 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आप लोग फाइंड कर लोगे। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि साइन I बाय साइन R होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है स्नेल्स लॉ से इक्वल्स टू 1.5 आपको दे रखा है। सो यहाँ पे 1.5 और साइन I बाय साइन R दे रखा है 0.75 अपॉन में। इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो इस तरीके से आएगा 1.5 इक्वल टू 0.75 अपॉन में साइन R। When you calculate sin R, so sin R equal to 0.75 अपॉन में 0.5। सो यहाँ पे आपका R हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5 यानी R इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे R हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री यानी कि C आ जाएगा 58 के लिए। 59 में बोल रहा है हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन। उसके फ्रेंड ने ये कुछ ऑब्जर्वेशन करी हैं, इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है। ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, ये ज़्यादा डेंसर है। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इज डेंसर, मीडियम इज लेसर, द रेशियो ऑफ साइन एंगल है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स को आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो D होगा। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दी हैं 3rd and 4th आर करेक्ट। सो आपका जो ऑप्शन होगा वो D होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ़ द ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ द बॉक्स वॉज मेड अ मटेरियल विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5
देन द, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम होता तो क्या होता, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस, तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट कम होता, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये पूरे थे आपके 60 क्वेश्चन जो आपको करने थे। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 4 लाइट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, VI कैंडिडेट विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं जिनको विजुअल प्रॉब्लम होती है, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है ऑप्शन, जिनके पास डायग्राम वाले क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कर सकते, तो उनके लिए ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे तो ये पूरा था आपका साइंस का सैम्पल पेपर, जिसे मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें फॉर मोर अपडेट्स। एंड टेलीग्राम चैनल पे सारे PDF भी आपको मिल जाते हैं। PKD साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे PKD साइंस में आपको साइंस के सारे 10th के लेक्चर मिल जाएंगे। मैथ्स की लिस्ट में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे, और आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।